नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदगान इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में अपना किरदार अदा करने में लगे। कोशिश उनकी भरपूर है चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन ज़ाहिर बात है कि मामलात जो हैं उनको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। बात कुछ ऐसी है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। अब इस पस मंज़र के अंदर मीडिया चाहे भी तो हुकूमत का दिफा नहीं कर पाएगी। हुकूमत ने सही किया है गलत किया, ये एक अलहदा चीज़ है, लेकिन हुकूमत का आवाम के सामने दिफा करना मीडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अब एक चीज़ इसका फॉल आउट और भी होगा। फॉल आउट इसका ये होगा कि इवेंचुअली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से आज नहीं तो कल बिजली और तवानाई की कीमतों में भी इजाफा होगा। उसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा, यानी इसका हमेशा दोहरा इम्पैक्ट आता है। एक पहला इम्पैक्ट आता है, फिर दूसरा इम्पैक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। पूरे तरीके से मुल्क सोलराइज नहीं हुआ अभी तक, यानी सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट नहीं हुआ। आगे जाके अफवाहें ये भी चल रही हैं, अब अफवाह है हकीकत है मुझे नहीं पता, कि नेट मीटरिंग के मुतालिक कोई पॉलिसी आएगी, क्या आएगी आई डोंट नो। लेकिन मेन एम यही है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी से सोलर की तरफ शिफ्ट हो गया, मेन ग्रिड का ध्यान नहीं किया। अब अगर नेट मीटरिंग के ऊपर पॉलिसी चेंज होती है और लोग मावरा हो जाते हैं हमारे रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के ऊपर, हमारी ग्रिड पर, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे एनर्जी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हमारी इकॉनमी जो है एनर्जी हैवी है। ये भी एक सवालिया निशान है। फिर दूसरी तरफ ताजिर सनतकार सरापा एहतिजाज हैं। फाइनेंस मिनिस्टर उनको मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर चाह रहे हैं कि वो नून लीग को भी मुतमईन कर दें। मैं तो चेहरे पढ़ता हूँ भाई, चेहरे पढ़ के मुझे पता लगता है कि इस वक्त चेहरे पे क्या सीन चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने जज्बात को छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों के अंदर जो गहराई है उसमें जो कुछ फिल्म चल रही है उसको छुपा नहीं पाते। जाहिर बात है ये नून लीग के वज़ीर ख़जाना तो है नहीं, और इनको ओन अप करने के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भाई इनके एक्शंस को ओन अप करे कौन? नून लीग। नून लीग वालों का अपना वज़ीर ख़जाना है, लेकिन आपने उनको बनने नहीं दिया, आपने उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बना लिया पार्लिमानी निज़ाम ने। अब पार्लिमानी निज़ाम जो है उन्होंने उनको डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया, बनना उनको वज़ीर ख़जाना था, ख्वाहिश उनकी यही थी। तो वो भला क्यों कहेंगे कि भाई ये कामयाब हों या ये अच्छा करें, या इन पर तनकीद हो रही होगी तो वो दिफा क्यों करेंगे? ये उनका प्रोगेटिव तो नहीं था ना। अच्छा, जिनको आप कहते हैं कि जिनकी वजह से या जिनके सहारे ये वज़ीर ख़जाना आए हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ से भी कोई मैसेज इनको कन्वे हो गया होगा कि भी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है। आपको इतना टाइम दे दिया, इतना तो किसी वज़ीर ख़जाना को टाइम नहीं दिया। शुतर बेमुहार आप काम कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं हैं। आप जमहूरी दौर के मोइन कुरैशी बने हुए हैं, आपको कोई पूछगछ नहीं हो रही आपकी। तो मेन एम ये है कि हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि इकॉनमी की इम्प्रूवमेंट इनकी टॉप प्रायोरिटी ज़रूर है, लेकिन ये इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे इस वजह से क्योंकि पॉलिटिकली इस वक्त ये अपनी स्ट्रेंथ कहीं और से डिराइव कर रहे हैं। दे आर वेल अवेयर ऑफ इट। इवन नवाज शरीफ साहब इज़ वेल अवेयर ऑफ इट। नवाज शरीफ साहब इज़ नॉट particularly happy with what is happening in the country. He has expressed his desire many a times, not once, कि वो चाहते हैं कि अवाम के लिए अशिया सस्ती हों, चीज़ें सस्ती हों, क्योंकि इसी बुनियाद के ऊपर तो उनको पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी मिलती है। यार कैरियर उनका है ना। यहाँ पर मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ, फिर मुझे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जाना है। जनाब जुनैद नकी साहब जो कि सदर हैं काटी के, और पिछली दफ़ा भी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, तो इन्होंने कहा था कि इस मामले पर हम मुत्तहिद भी हैं, यकजा भी हैं कि ऐसी पॉलिसियाँ कतई इनको काबिल कबूल नहीं है जिसके अंदर ताजिर सनतकारों की रात की नींद चोरी हो जाए। खैर, आपको वेलकम करता हूँ शो में। जुनैद नकी साहब, मामलात बड़े गंभीर हैं, लेकिन हमें तासुर ये दिया जा रहा है कि मामलात तो आपके तय हो गए, तो फिर हम क्या समझें? आप 19 जुलाई को स्ट्राइक पे जा रहे हैं या कि नहीं जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। सर, इसका मुख्तसरन जवाब ये है कि बिल्कुल स्ट्राइक इज़ ऑन, और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम जो है वो आपको स्ट्राइक
हड़ताल जो है वो मिलेगी। और उसकी तमहीद ये है कि अभी तक जो सीटिंग कल हुई है मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ, जी, इस्लामाबाद में माजरत, देखिए बात असल में ये है कि वो मुनासिब बात यही थी कि वो इस्लामाबाद में हो, क्योंकि फेडरल मिनिस्टर साहब कराची मौजूद थे पिछले दिनों, लेकिन वो गैर मुनासिब बात होती कि कराची में बैठ के ये मामला तय पाते। बहरहाल मुल्क का हिस्सा ही है, लेकिन चूँकि ये पूरे मुल्क का इशू था तो बेहतर यही हुआ कि जी सब वहीं पे गए और नुमाइंदगान वहाँ मौजूद रहे। कुछ लोग अब वापसी के रास्ते में इस वक्त, और हमारी बात भी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए उनकी अगर वहाँ से तो पैगाम ये आया है, मेरे पिया गए रंगून वहाँ से किया है टेलीफोन कि मामला तय पा गए हैं। नहीं सर, मामला तय नहीं पाए। देखिए उनका बयानिया भी ये कह रहा है कि हारून अख्तर साहब के चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म कर दी है, जो कि वो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एक माह के टाइम में आपको 37A 37B जो ई फाइलिंग है 2 लाख, और उस पर मुख्तलिफ रैंडम जो बयानात आ रहे हैं ना, उनको हम इसलिए हम कहते हैं कि जी ठीक है आपने कह दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन कानून जो कह रहा है साल 1.5 साल बाद जब FVR का नुमाइंदा आपके जो रिटर्न्स हैं उनकी फ़ाइल लेकर आपके पास आएगा कि जी कानून में तो ये लिखा हुआ था, अब आपने मुलाकात की होगी, ख़त लिखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, हड़ताल की होगी, कानून तो ये कह रहा है। तो हमें कानून में जो चीज़ है वो तब्दील होने तक हमारा स्टांस वही है। बहुत अच्छा हुआ कल अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कॉल करी मीटिंग और मुलाकात तय हुई, और मुलाकात हुई और अच्छे नोट्स पे हुई, और इंशाअल्लाह अगर तो उन्होंने जिस तरह कहा है उसी तरह उन्होंने इसको रिव्यू किया और इम्प्लीमेंट किया तो ताजिर बरादरी तो उनको सर आंखों पे बिठाएगी कि जी उन्होंने आज बैठ के बात सुन ली। देखिए अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जी इकॉनमी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, तो कारोबारी का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है कि इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करें। लेकिन आप ये बताइए कि किसी भी एक मैट्रिक के बच्चे को आप लीजिए जिसने मैट्रिकुलेट किया हो और उससे कि आइए मैं आपको PhD की जो है ना वो तालीम देता हूँ कि आप तो मैट्रिक कर गए, तो ये नाइंसाफ़ी है। आइए मैं आपको वज़ीर बना देता हूँ, आपने मैट्रिक किया तो आप अच्छा सॉरी वो तो हो सकता है पाकिस्तान में, उस कानून की अवेयरनेस लाएं, उसकी ट्रेनिंग लाएं और अपने पास चेक करें कि आपके पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सिस्टम है वो सही काम कर रहा है। अभी तक आप ई फाइलिंग की तारीख फिर बढ़ाते हैं, फिर 4 दफ़ा आपने नो एक्सटेंशन दे के आज भी वो सिस्टम परफॉर्म, आपका सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहा है FVR का, तो आपको नज़र आ गया। और आप ये कह रहे हैं कि ये टीदिंग प्रॉब्लम है। अरे सर ये टीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मुल्क सिर्फ अब ये दुनिया में वाहिद मुल्क नहीं है पाकिस्तान, कई ममालिक ऐसे हैं, दुनिया के कई ममालिक, बेशतर ममालिक वेस्ट के ऐसे हैं जो आपके जो है वो ई फाइलिंग पे चले गए हैं, लेकिन उनका तरीक़ाकार तो देखिए 4 साल में उन्होंने, और आपने 4 महीने नहीं दिए, और आप कह रहे हैं कि आप इतने एडवांस हैं कि आप ऐसे जो आपकी स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी नहीं और उसमें काम कर लेंगे। खुदारा आप इस बात को समझिए कि आपका कारोबारी क्या चाह रहा है। 14 ट्रिलियन आप सिर्फ टारगेट की तरफ, आप कहते हैं कि जी रेवेन्यू बेस्ड, अरे सर रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। आपका 14 ट्रिलियन आपको अचीव हो जाएगा, आसानी हो जाएगा, सहूलत से हो जाएगा। आप मिलकर एक दफ़ा हमारे साथ बैठ के मुशावरत तो कर लें कि 14 ट्रिलियन को आपने किस तरह रेवेन्यू, और साथ साथ ये भी तय कर लें कि आपने जो भी निज़ाम लाना है सस्टेनेबिलिटी, आप मार पीछे पुकार फायर फाइटिंग में क्यों, आप एडहॉकिज्म में टेम्परेरी काम में क्यों लगे हुए, खुदारा इससे बचें। और इन्होंने बताया कि इस वक्त ज़ाहिरी बात है बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो यूनाइटेड है, और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात यही बोली कि अगर बिज़नेस कम्युनिटी साथ साथ एक डोज देती रहती, क्योंकि हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी का रिश्ता जो है ये भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं है, ये सास बहू का रिश्ता है। यहाँ पे नोक झोंक नहीं होगी ना तो लोग कहेंगे कि ये गैर फितरी काम हो रहा है। बिज़नेस कम्युनिटी ने जितनी, यकीन करो, इतनी मुशर्रफ को कभी आज़ादी नहीं थी कि वो स्याह करे सफ़ेद करे, जितनी इन लोगों ने पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फ्रीडम दी कि वो जो मर्ज़ी करे, टैरिफ के साथ जो मर्ज़ी करे, इकनॉमिक पॉलिसीज़ के साथ जो मर्ज़ी करे, कोई पॉलिसी बनाए ना बनाए, स्काइप पे सारी मीटिंगें कर दे, कोई पूछ नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मुशर्रफ जितना इख्तियार किसी के पास नहीं था, लेकिन जितना इख्तियार इन्होंने इंजॉय किया, मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब हयात होते वो भी शर्मा जाते, जुनैद नकी साहब
बुनियादी बात ये, माजरत मैंने ये तमसील निगारी इसलिए की सर क्योंकि इशू ये है कि दे हैड कंप्लीट फ्रीडम बट नाउ बिजनेसमैन आर आस्किंग क्वेश्चंस। ये तो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने दिया। एक क्वेश्चन ये है कि क्या मुल्क के अंदर मुस्तनद किस्म की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, इकोनॉमिक पॉलिसी आई है, ट्रेड पॉलिसी आई है। बिजनेस कम्युनिटी ने इनको इस बारे में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया। आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। जी देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, लेकिन उसमें जो प्रायोरिटीज़ है ना, जिस तरह से हमने प्रायोरिटीज़ सेट करके आपस में मुशावरत करके इंडस्ट्री ने डायनामिक्स देखते हुए, क्योंकि अब सिलसिला ये है इस वक्त कि अगर आप पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं अगर हतार से शुरू करें और ये हब तक जाएं और बलूचिस्तान के कुछ पार्ट में कुछ इंडस्ट्री है, तो डायनामिक्स डिफरेंट है और चैलेंजेस भी उस हिसाब से डिफरेंट हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो कि हमने और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप जो लास्ट आपकी सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जो आपको देखिए, इसलिए इसके के अंदर रेजिलियंस स्मॉल और मीडियम के अंदर रेजिलियंस ज़्यादा है, वो ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो सारा काम जो ओनर होता है वो अपने हाथ से कर रहा होता है। वो जो भी बिज़नेस है, चाहे वो वन मैन शो से रिलेटेड हो, चाहे उसमें 20-25 आदमी भी हों, लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ज़्यादा फोकस और ज़्यादा मेहनती ग्रुप्स होते हैं। तो हमने उनको ये कहा कि देखिए ये 19% ग्रोथ कुछ भी नहीं है अगर इसमें आई है। लार्ज एंटरप्राइज को बहुत इस वक्त जो है वो चैलेंजेस का सामना है, वो भी सर्वे बता रहा है, और आप फिर भी जो है उसको तकलीफ़ दे चले जा रहे हैं। फिर आप सवाल करते हैं कि जी हम ज़मीन पे क्यों रेंगते रहते हैं, हम खड़े क्यों नहीं होते। तो ये हमें कोरिलेट करना चाहिए कि हमें सेक्टर वाइज इन चीज़ों को अगर जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं, कोई ट्रेड पॉलिसी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी को कोरिलेट कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें फोकस्ड कि जी जगह होनी चाहिए सबसे पहले काम करने के लिए। तो अगर जगह भी आप कहते हैं कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं कि जी जगह की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए अगर जगह की ज़रूरत नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग और उसके कवानीन की ज़रूरत तो है, आप वो ले आए। जब तक आपके पास एक छोटा किताबचा जो कि सहल और आसान हो, और कोई आदमी अगर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कारोबार शुरू कर रहा है, वो एक किताबचा उसके पास आम गलियों में मिलना चाहिए, जैसे कि दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। अगर आप चाहते हैं, हमने तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये लिखा कि आप निकालें दुनिया के 10 बड़े ममालिक और उसमें देखें कि स्मॉल मीडियम आबादी के लिहाज से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है ना किसी चीज़ में, वो है आबादी की, और वो मतलब लगातार जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसमें पाकिस्तान नंबर 1 बन सकता है नाज़रीन, सर वो बल्कि बन गया सर, वो नंबर 1 ही है ग्रोथ रेट। वो हम जो शो करते हैं वो कुछ और है, जो हो रही है ग्रोथ वो कुछ और है। आप देख लेना, आबादी 24 करोड़ की थोड़ी है कोई। आप अगर आज बता दें लोगों को कि जी कितनी आबादी है और कराची में कितने रह रहे हैं। सच बताऊं तो मैं इनके इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए क्या आगे ट्रैवल किया, जिस लिमिट तक मैं पहुंचा था बचपन में, मैं वहाँ तक चला गया, मशीन टूल फैक्ट्री तक। यकीन करें उसके आगे कराची कितना है मैं सोच के परेशान हो गया। जितनी डेवलपमेंट वहाँ तक आ चुकी है, वीरानों तक, मैं हैरान रह गया। और ये आबादी की आपसे बातें कर रहा हूँ नाज़रीन, मैं नहीं मानता कि ये जो ग्रोथ रेट हमें बताते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये स्टेटिस्टिकली वेरीफाइबल है। क्योंकि जो चीज़ मुझे आंखों देखी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इट्स मैसिव। अगर अर्बन एरियाज़ के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है और अनकंट्रोल्ड है, अनचेक्ड है, तो आप सोचो रूरल में क्या हाल होगा। सर 100% आपने दुरुस्त बात करी है कि वो स्टैटिस्टिक्स हैं ही नहीं, और हैं भी तो हमारी मजबूरी है कि हम नहीं शो करते किसी जगह। कराची का तो पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो गया। इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जुनैद नकीब साहब इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं और इनको पता है कि इसकी वजह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बर्डन है, और इन लोगों के ऊपर बतौर इंडस्ट्रियलिस्ट कितना ज़्यादा ये एक टैक्सिंग किस्म का इशू है। यू विल बी शॉक्ड। आई जस्ट टेक अ मिनट एंड आई जस्ट टेल यू सम ऑफ द बेसिक्स। ड्यूरिंग द मुशर्रफ एरा, जिनको हमने बहुत अप्रिशिएट किया, ये वो सन ऑफ कराची वगैरह वगैरह, आपके शहर के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊं, पुल बनाने वाले, सड़क बनाने वाले मकामी लोग नहीं थे। ये सब बाहर से आए, सब ने आकर ये किया। काम लॉन्ग टर्म था। कुछ फ्लाईओवर 3 साल, 6 साल, 7 साल तक बनते रहे, कुछ अभी तक बन रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता, राइट। पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो गया। अब वो लोग वापस नहीं गए,
अर्थक्वेक के बाद जो लोग आए थे वो वापस नहीं गए, अर्थक्वेक से पहले जो लोग थे वो वापस चले गए। इसके अलावा कराची शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर लोगों को लाकर बसाया गया, पॉपुलेशन डायनेमिक चेंज हो गई। बुरा ना मानिए, नाउ एन एक्टिव मेजॉरिटी हैज़ टर्न्ड इनटू ए, आई डोंट वांट टू से इट अगेन, दिस इज द रियलिटी ऑफ द इशू। प्लीज फॉरगिव मी जुनैद नकी साहब, अनरिलेटेड बट रिलेटेड। सर ये बुरा मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन हम कब तक आंखें बंद रखेंगे? आप सोराब गोट से ज़रा सफ़र कीजिए, एक झुग्गियों की लगातार कतार है और आपको लग रहा है कि वो स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। माजरत के साथ ये अम्ब्रेला है और वो ये पूरा डेन है क्रिमिनल का, हर आदमी को पता है। आप वहाँ स्लो नहीं कर सकते। दिस इज एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द होल कंट्री सर, ये कंट्री, नॉट जस्ट अ सिटी। एंट्री एग्जिट के ऊपर कराची के जो हाल हुआ है, और अंदर का तो आप क्या ही कहना। तो उसका बर्डन बेयर करना पड़ा है ना। देखिए कनाल्स के मामले पे क्या हुआ, दीज प्लेसेस गॉट ब्लॉक्ड। ये आप जिसे मासूमियत समझ रहे हैं, ये इट वाज अ रीबाउंड। आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि योर मेन सिटीज कैन बी चोक्ड बिकॉज उनके इर्द गिर्द जो आपने इन्वायरमेंट्स के अंदर जिस तरह के लोगों को आबाद किया है, दे कैन एट एनी टाइम बिकम अग्रेसिव। एंड आपने देखा होगा ये कैनाल्स के मामले पे हुआ, कैसे हो सकता। बहरहाल सर, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आपने बात की जी, हमने उस पर जो गुजारिशात दी हैं उसमें खुशकिस्मती से कुछ चीज़ें जो है वो कागज़ पे नज़र आ गई हैं। अल्लाह करे वो इम्प्लीमेंटेशन पे भी आ जाएं। हम तो कहते हैं ना, हाफ कैपिटल और फाइनेंस तो काम ही नहीं हो सकता सर। बैंक तो बोलते हैं हम इतना दे सकते हैं, बाकी हम देंगे गवर्नमेंट पेपर में। सर देखिए बात असल में ये है, इस मुल्क में जो वाक़तन मट्टी का जो कर्ज है ना वो चुका रहा है ना, उसको इस वक्त आज यही सिर्फ ये सोच है कि देखिए इस मुल्क ने मुझे क्या दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ था, सीढ़ियाँ चढ़ा के इस मुल्क ने मुझे जो है बेशक वो मेरी लाइफस्टाइल और मेरी प्रेस्टीज में इजाफा कराए। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, और ये कारोबारी का जहन जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनका यही है कि लोग जितने उनके पास काम कर रहे हैं वो बढ़ें न कि घटें। सिर्फ इस चीज़ के नेचुरल सी एक बात है ये, सिर्फ इस। और देखिए हमारा जो है ना वो ईमान यही है कि हम अगर कोशिश करेंगे कि हम किसी को खड़ा करें तो साथ हम उसके साथ ही खड़े होंगे। जब हम किसी को ऊपर लेकर जाएंगे तो हम साथ उसके ऊपर जा रहे होंगे। तो हमारा जो है वो कम्युनिटी बेस्ड, और जो है वो इंडस्ट्री को जो उठाने का जो मकसद है वो यही है कि अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम साथ, जैसे आप रियल एस्टेट की बात करते हैं कि एक सेक्टर को आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो 50 इंडस्ट्री आपकी जो है वो चलने लगती हैं। तो हमारा बिल्कुल किसी भी इंडस्ट्री से ये होता है फोकस। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर दूंगा तो मैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किधर से ज़मीन लाएगा। सर वो देखिए इंडस्ट्रियल एरिया तो कराची में हो गए हैं ख़त्म, और अब आपने जो नए अनाउंसमेंट किए हैं उसमें जो ज़मीनें आपने वो देने की बात की है, वो रियल एस्टेट का एक कारोबार है कि जी आपने कुछ एरियाज़ जो है वो इकोनॉमिक जोन भी बना दिए हैं, और उसमें हम जब जाके बैठते हैं और ज़मीन की बात करते हैं तो कोई आदमी कहता है कि यार ये हम कोई न्यूयॉर्क में कोई लैंड ले रहे हैं या कराची के जो है वो धाबी जी में कोई ज़मीन खरीद। बता दूँ आपको, वहाँ लैंड इज़ वेरी चीप। तो लोग नहीं सर, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ लेबर एक्सपेंसिव है। नॉर्थ अमेरिका में आप चले जाएं, लैंड इज चीप, जिसे आप कहें डेवलपमेंट इज आल्सो चीप, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपेंसिव। जो मैंने अंडरस्टैंडिंग की है सारी दुनिया की में सर, आज चाइना में इंडस्ट्री किस तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो गया है, आप देखें कहाँ पहुँच गई है कि जी आप देखते हैं 50% प्रोडक्शन दुनिया की जो है वो कहते हैं जी चाइना से आ रही है। तो वो उन्होंने आज भी ये पॉलिसी रखी हुई है कि आप लगाइए जी, ख़रीदार आ जाएगा लेगा आपसे, इसलिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती चली जा रही है। तो भाई आप जगह दीजिए ना उस किसी आदमी को, चाहे 300 गज़ ही दें लगाने के लिए, कोई लगाना चाहता है फैक्ट्री उसको फैसिलिटेशन तो दें। वो सारी जमा पूंजी इधर उधर 10 आदमियों से जमा करके लगाए और रिस्क फैक्टर उसका इतना ज़्यादा हो कि काम करने की तकलीफ। अब वो लगाएगा क्रिप्टो में और जीतेगा बड़ा। यस अरे आप लोगों का एक आर्टिकल तहलील नहीं हो रहा, और क्रिप्टो के कानून ऐसे ऐसे पास हो रहे हैं, ऐसे ये काउंसिल तैयार, ये रेगुलेशन तैयार। आपका 137 का मामला फंसा हुआ है, अभी तक निकल नहीं रहा है। सर देखिए वल्नरेबल चीज़ों को तो हमने कभी ना प्रमोट किया है ना। देखिए ब्लू चिप आपका मसला, उस पर कमेटियां बुसरा दुनिया जहां सब बैठ रहे हैं, आप मुझे ये बताएं उनका काबीना में जा रहा है ये काम डन, ये डन, ये डन,
ऐसे इसे कहते हैं काम देखें। सर देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगले 5 सालों में आप देख लीजिएगा कि अगर तो आपने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे वो तवज्जो नहीं दी तो ये लोग जो अभी देखिए, आपने एक बैटल में अपना नाम कमाया ना, तो आपके पास ब्रांडिंग बन गई है, इस मुल्क की कुछ थोड़ी सी जो है वो इमेज बिल्डिंग हो गई है, आप उसको इनकैश करें, ये आपके पास हाई टाइम है, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ले जाएं जिस कदर चाहे मुमकिन हो सके, और इस चीज़ की तशहीर करें। आप क्या होता है, आप तशहीर किसकी करते हैं कि जी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इतने पैसे आपको, इसलिए कि आपको वोट मिलेंगे। सर खुदारा आप क्या इसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे सारी ज़िंदगी, क्या उतरेंगे नहीं? हमारे यहाँ तो बारियाँ लगी हुई हैं, तय हुई हुई हैं, आप जो है कोई सस्टेनेबल काम अभी देखें, खबरें चल रही थी, मैं देख रहा था, ये दोबारा से वही बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, ये वो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान स्टील आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के लिए। अब जो टेक्नोलॉजी आपको तो पता होगा गैर फाल हो चुकी है, अब इसको फाल करने में टाइम ज़ाया ना करें, आप इसको जाएं इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करवाएं। इस ज़मीन को आप किसी और को क्यों बेचते हैं? गवर्नमेंट के साथ मिलें, आप लोग खुद इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह चलाने और मैनेज करने के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें एंड यू शुड टेक दिस लैंड एंड यूज़ इट एज अ सरप्लस फॉर दोज हु वांट टू गो इनटू एक्सपेंशन। ठीक है, आपने एसएमई को नहीं देना, आपको अच्छे नहीं लगते छोटे लोग, आपको दरमियाने दर्जे के लोग अच्छे नहीं लगते, आप बड़े इंडस्ट्रिस्ट को देते। सर सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कीमत नीचे आएगी। अली भाई, ये ज़र ज़मीन की लड़ाई है, इसमें हम कोई प्रपोज़ल देते ना, उनको लगता है ओह ये तो कोई इसके अंदर ज़मीन के अंदर कोई ख़जाना होगा और ये जो है उसके अंदर से निकाल के ले जाएगा। 57 खरब रुपए इस साल जो है वो आपने खसारा किया है इन इदारों में, 57 खरब रुपए। यार आप सोचें तो, ह्यूज अमाउंट। ये सर नहीं, मैंने नहीं सर, हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में दिया है सर, अभी ये 4 दिन हुए। पहले हम ये बात कर रहे थे कि जब तक एक्सेस टू कैपिटल और फाइनेंस नहीं होगा तो बेसिकली कैसे ये पॉसिबल होगा कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सक्सेसफुल हो। इसके लिए कोहेरेंस और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान भी और स्टेक होल्डर्स के साथ भी। आपने एसएमईज़ के रोल को भी हाईलाइट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि एसएमईज़ को शायद पाकिस्तान के अंदर वो वैल्यू नहीं असाइन की जाती। जुनैद नकी साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि विदाउट एक्सेस टू फाइनेंस, विदाउट एक्सेस टू कैपिटल, विदाउट रिकग्निशन एज एन इंडस्ट्री, एसएमईज़ बिज़नेस को परसू नहीं कर सकते। नॉन ट्रेडिशनल बिजनेसेस को, नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को अभी भी हमने इंडस्ट्रीज़ का दर्जा नहीं दिया। ब्रेक पे जाने से पहले आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ भी इशारा किया कि एक इंडस्ट्री का अगर इशू रिजॉल्व करे तो यू कैन रिजॉल्व द इशू ऑफ सो मैनी इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। तो आई थिंक इट रिक्वायर्स मोर फोकस। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जी सर, जहाँ से मैंने बात शुरू करी थी, देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, उसमें कई जहदें हैं, कई लेयर्स हैं। अगर आप यूँ समझें इसको कि हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो उसमें इस वक्त एग्रीकल्चर साइड पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें अगर प्रोसेस उसमें एडवांसमेंट अगर लानी है तो वो बात शुरू होती है हमारे सीड से कि जी हमें सीड सही चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र सही पैसों में चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास सिंध बलूचिस्तान में जगहें मौजूद हैं तो उनको किस तरह कल्टीवेट किया जाए, स्मार्ट यूज़ ऑफ वाटर, जो कि दुनिया में इस वक्त। वेरी गुड। तो हमने इस एरिया को देखिए, ये रूरल एरियाज की जो है दुनिया में होता ये है कि आपको ना अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना होता है मज़ीद, ताकि आप वैल्यू एडिशन कर सकें। हमने अपनी जो स्ट्रेंथ थी, जिस हमने बचपन से सुना कि जी पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क है और हम उस ज़रई मुल्क में वीक होते चले जा रहे हैं। आज हमें ये बताना पड़ता, अरे हॉलैंड को ये बताना नहीं पड़ता कि वो ज़रई मुल्क है। हॉलैंड तो हॉलैंड है और उसके पास से डेयरी की और एग्रीकल्चर की जो हॉर्टिकल्चर की दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं टॉप ऑफ द लाइन। क्यों जापान जो है वो कहते हैं जी हॉलैंड, मेड इन हॉलैंड है, हाँ आने दो, कोई नहीं। उनको पता है कि इन्होंने इस, हम भी कहते हैं आने दो, हमारा तो बंदा भी होता है तो कोई हॉलैंड का, तो हम कहते हैं आने दो। हमने दिहाइयाँ लगा दी उसके उस चीज़ों। तो हमने
अरे सर आज टाइम है ना, आज अब हम जितनी भी हमने कितनी ट्रेनें छोड़ दी ना, अब ये वाली ट्रेन सामने खड़ी है ना, ये पकड़े ना, मेहरबानी करके इस पे काम शुरू करें। हम वो करते हैं, वो मार पीछे पुकार, ये इसमें तो लॉन्ग टर्म 5 साल में जाके नतीजा आएगा। हमारी तो हुकूमत ही 3 साल की रह गई, तो हम क्यों इसके ऊपर काम करेंगे भाई? ये बेवकूफ़ी की बात है। सस्टेनेबल मॉडल बनाओ इस मुल्क को, ताकि अगर दोबारा आपकी बारी आए 5 साल बाद, आपने तय कर लिया ना 5 साल, अभी 2 साल बाद 3 साल बाद किसी की बारी आएगी, तो उसके बाद आप वो पौधा आज लगा दें कि आप कुछ भी कर लें। अभी आज आपने मुशर्रफ साहब का नाम लिया, एक पोजीशनिंग में उनका फेस दिखाया, दूसरी पोजीशनिंग में आपने कहा नहीं काम तो उन्होंने यार वो कुछ ना कुछ तो हुए, नेमतुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इन्होंने परफॉर्म किया। क्यों? इसलिए कि पीछे से प्रेशर था कि जी कराची को बनाएं आप। बहरहाल वो 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आज भी बन रहे हैं कुछ, लेकिन डिलीवर हो गए। तो आज सर बैठ के उस पॉलिसी के ऊपर क्यों काम नहीं करते कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे। कैपिटल की जो आपने बात करी ना सर, ये मैं कहता हूँ स्टेट बैंक का ना, स्टेट बैंक को FBR बनना चाहिए कि जैसे वो डंडा मार हो गए ना बिजनेस कम्युनिटी के साथ, उनको ना कमर्शियल बैंक के साथ अब डंडा मार पॉलिसी के जी दिखाएं, जो आपको कानून दिए गए हैं SMEs के लिए कि इनको जो है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाएं, और इनको जो है वो आप पैसे दें बुला के, और आप इनको सिर्फ कागज़ों में उलझा देते हैं और उनकी जूतियाँ खिंचवाते हैं और उनको खज्जल ख्वार कराते हैं 6-6 महीने, साल बाद, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं आपका तो लोन अप्रूव नहीं हो सकता। यार आप किस तरह से आप उस आदमी को जो वो मायूस कर देते हैं कि वो कहता है कारोबार शुरू करना कितना मुसीबत हो गया। तो आप ये बहुत सारी मैं कह रहा हूँ ना लेयर्स हैं। इन चीज़ों पे अगर हम काम नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमने फिर वो ट्रेन दोबारा छोड़ दी, और हम दोबारा आप इंशाल्लाह आप प्रोग्राम कर रहे होंगे साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, और हम यही तकलीफ ये है कि हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है, और हम इम्प्लीमेंटेशन को लाने में हमें इतना तकल्लुफ़ कि यार आपको पता है कि चीज़ अगर आपके सामने कप आ गया चाय का, आप ज़ाया कर देंगे, ठंडी हो जाएगी, आप पियेंगे नहीं, 1 घंटे बाद नहीं पी सकेंगे, बोले तो ख़राब हो गई। तो यार आपके पास सारे फ्लेवर्स मौजूद है, सारी रेसिपी मौजूद है, आप क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं? मुल्क आपके पास आज मौजूद है, आपके पास कैपिटल भी इस वक्त आप देखें कमर्शियल बैंक्स के जो है वो कितने प्रॉफिट्स हैं, अरे लगाएं ना सही जगहों पे। लेकिन वो क्या है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की क्योंकि स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो सबसे बड़ा इशू यही आता है कि वो फिर, अगर मैं वैसे बता रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि अभी गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेन एम ये है कि अगर उनको ज़्यादा वहाँ प्रॉफिटेबिलिटी दिखती है, और गवर्नमेंट भी कह रही है कि ठीक है यू कैन कम एंड इन्वेस्ट हियर, यू ऑलरेडी नो कि हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, जबकि IMF डज़ नॉट वांट दैट। हम IMF को ब्लेम कर रहे हैं, IMF तो नहीं चाहता कि आप अपनी पब्लिक डेट इतनी ज़्यादा कैरी करें। IMF क्यों चाहेगा कि आप गवर्नमेंट को फाइनेंस करें आपके कमर्शियल बैंक्स? आप वैसे ही पता है कि कमर्शियल बैंक्स का जो प्राइमरी पर्पस है वो आप लोगों को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करना है, और मतलब बिजनेस कम्युनिटी को वर्किंग कैपिटल। ये कमर्शियल बैंक्स का जो प्राइमरी एजेंडा होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल देना। ऑफ कोर्स उसमें देयर आर ब्रेकअप्स के बाकी, they can project finance also etc etc. I'm not aware of what is the breakup in Pakistan. लेकिन एक दफ़ा कैपिटल इंजेक्ट हो जाए ना, तो आप देखिएगा जुनैद नकी साहब, इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता, आई वोंट कमेंट ऑन इट। आप लोगों की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन चल रही होगी, आई एम नॉट अवेयर, लेकिन साइंटिफिकली स्पीकिंग इस वक्त IMF की इंसिस्टेंस है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें आपने ज़्यादा कर दी बढ़ेगी। Am I right or am I wrong? सर एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ने जा रहे हैं, बहुत तकलीफ़ दह चीज़ें हो रही हैं, और आपने जो अभी इतनी तफसील की बात करी, तमहीद दी पूरी, मैं आपको एक बहुत ना बुनियादी बात बता दूं कि अगर तो हमारे जो भी माशी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो भी हों, पॉलिटिकल चैलेंजेस कोई भी हों, एनवायरमेंटल चैलेंजेस कोई भी हों, अगर तो आपने इस मुल्क की ह्यूमन रिसोर्स को एंगेज नहीं किया, इलाज अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप सही कह रहे हैं, आप इस कदर इतना बड़ा कोलैप्स होगा आपके मुल्क में कि आप सोचेंगे कि ये हमने क्या किया। आपके यहाँ जिस तरह से आबादी अभी 15 से लेके 35 की जो आबादी है, उसके अंदर जिस तरह से जो कन्वर्जन हो रही है, हम देख रहे हैं कि जी लोगों के पास एंगेजमेंट नहीं है। हम तो लोगों को ना एंगेज होना ही नहीं सिखाते, हम कहते हैं तो फारिग है, ये तो भाई फलाना है।
तो हम उसको लेबल करते हैं फ़ौरन, और वो तो जो बुराई की तरफ नहीं जाना चाहता वो बुराई की तरफ चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट की परसेंटेजेस भी बढ़ रही हैं, इस एज ब्रैकेट में भी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ रही हैं सर। तो आपको चाहिए इस वक्त मैं कौन से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करूं कि इस पे उनसे कहूं कि होश के नाखून ले लें आज, कि ये ह्यूमन रिसोर्स को इंगेज कर दें। आप इसी पर पड़े रहेंगे, आप अपने पॉलिटिकल जो है वो और एजेंडा यंग के एनर्जेटिक लोगों को आपको पता है लेकर आए सामने, जैसे ये यंग एनर्जेटिक आदमी ऐसे लोगों को सामने लाएं, ये क्योंकि इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, ये आपको ह्यूमन रिसोर्स की आपकी जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है ना बनाने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि आज हर बच्चा बोल रहा है मुझे डेस्क जॉब चाहिए और उसके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को इनकलकेट करेंगे तो ही आप एक कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाएंगे। और ये अगले प्रोग्राम के लिए मुझे मौजू भी मिल गया, इनके साथ ही मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन आगे आने वाली फोर्टनाइट के अंदर आई विल इनवाइट यू वंस अगेन, ताकि हम इस एसेंशियल सब्जेक्ट पे ही सिर्फ बात करें, सिर्फ इसी मौजू पे बात करेंगे और किसी मौजू पे बात नहीं करेंगे। सर इस आखिरी एक जुमला मुझे अलाउ करें। जी जी। देखिए, आपने ना 40,000 रुपए मिनिमम वेज लगा दी, इसका मतलब ये कि स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री को आपने बोझ तले डाल दिया। कोई भी न्यू एंट्रेंट इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो 20 आदमी को सही काम करना चाहता है, ये मैं 40,000 रुपए कैसे दूंगा? आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अपनी ये बात अकाउंट फॉर करें कि जी एक आदमी फारिग घूम रहा है, वो एक आदमी चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट 25,000 में मिल जाए। तो इलाज मौजूद है, मार्केट में रिसोर्स मौजूद है, देने वाला मौजूद है, लेकिन आपने कानून ऐसा तकलीफ दे बना दिया कि वो ना आदमी वो कारोबार शुरू कर सकता है, ना करने देते हैं आप उसको। तो ये तकलीफ जो है वो आपकी बहुत बढ़ती जाएगी। सिर्फ मिनिमम वेज को आप अपनी मर्जी से सेट करके पॉलिटिकल एजेंडा के ऊपर, ये इलाज नहीं है। बहुत ही अहम नुकात के ऊपर आज बात हुई, और नाजरीन हम आगे आने वाले दिनों के अंदर प्रोग्राम के अंदर इस तरह के मौजूआत को लेकर आगे चलेंगे, माशी मौजूआत को लेकर चलेंगे। वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।